अच्छा जी, वहीं से स्टार्ट करते हैं, फिर हम दूसरे टॉपिक पे आ जाते हैं जो कि हम लोग का एडीओ डॉट नेट का। सिंपल सी चीज़ है, इसको जो है वो 2-3 चीज़ें देखेंगे। अभी बेसिक स्टार्ट है कि तुम लोग एटलीस्ट प्रोजेक्ट में स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? एक लोकल होस्ट पे डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में आराम से चीज़ें बन जाएँगी। इसमें सबसे पहली चीज़, जब आप प्रोजेक्ट बना लोगे कोई भी कस्टमाइज्ड यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप यूज़ कर रहे हो, अगर स्ट्रिंग ये यूज़ कर रहे हो फिर तो मसला नहीं, मगर कोई भी यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप यूज़ कर रहे हो तो उससे हमें एक्सपोज़ करना पड़ता है। डब्ल्यूसीएफ में उसके लिए जो है वो डेटा कॉन्ट्रैक्ट्स बना लेते थे। यहाँ पे सिंपल सा आपके पास होगा कि हम उसके अगेंस्ट कोई मॉडल बना रहे होंगे, कि हमें ये मॉडल यूज़ करना है, क्लास में यूज़ करना है, आप मॉडल बना के बना लोगे। तो मॉडल के कॉन्सेप्ट को रिवाइज़ करने की हमें ज़रूरत नहीं एज़ सच, सही है? एक सिंपल सी क्लास होगी, इसमें कोई जो है वो वैलिडेशन या ऐसी कोई चीज़ नहीं है, आप जो अपने पास इम्प्लीमेंट करते जाओगे। फिर हम बात करते हैं मेथड्स की। मेथड्स जो है हमारे पास 2 तरीके हो सकते हैं, कि एक तो जो है आपके पास मेथड का हम नाम लिख रहे हो, और दूसरा तरीका ये है कि वो गेट और पोस्ट पे चल रहा हो। अगर आप यहाँ पे देखो, एक आपके पास जो है राइट साइड पे वेब एपीआई कॉन्फ़िग फाइल नज़र आ रही है, ऐप स्टार्ट के फ़ोल्डर में, ठीक? इसके अंदर ये लाइन जो है, बेसिकली ये जो 4 लाइन है, ये हमारे इसे राउटिंग कॉन्फ़िग कहते हैं, सही? तो अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास जो है वो आपके पास राउटिंग कॉन्फ़िग डिफाइन होता है। जब हम अगर कोई एक एमवीसी का प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसकी अलग एक राउटिंग कॉन्फ़िग है, तो आपको जो है उसका एक और मिल रहा होगा राउट कॉन्फ़िग से फाइल। वेब एपीआई के लिए वेब एपीआई राउटिंग कॉन्फ़िग होगी, वेब एपीआई कॉन्फ़िग के नाम से, ठीक? अब ये चीज़ बेसिकली बताते हैं कि जब यूआरएल हिट होगा तो वो किस तरह आपने ये यूआरएल पे जाना है। एट द मोमेंट क्या लिखा हुआ है, एपीआई स्लैश कंट्रोलर का नाम स्लैश आईडी। अब इसमें होगा ये कि आपका जो भी यूआरएल है, लोकल होस्ट कोलन पोर्ट स्लैश एपीआई स्लैश कंट्रोलर का नाम, कंट्रोलर का नाम क्या है? इस वक्त शायद वैल्यूज कंट्रोलर है, तो वैल्यूज जाएगा, सही? आपके पास आईडी यानी कि पैरामीटर्स हैं। पैरामीटर्स हमारे जैसे क्वेरी स्ट्रिंग में जाते हैं, क्वेश्चन मार्क करके आप वैसे भी लिख सकते हो, मल्टीपल में आप वही काम करोगे। अगर सिंगल है तो आप डायरेक्ट आईडी इस तरह लिख सकते हो। ये डिफाइन हुआ है कि अगर कोई पैरामीटर्स, जैसे हम लोग ने एग्जाम्पल में देखा था, कस्टमर स्लैश 1 2 3 4 5 जा रहा था, तो जब भी आपके पास कोई विदाउट एनी की वैल्यू पेयर्स जा रहा हो तो वो एज अ आईडी ट्रीट कर लेता है। ये हमने बता दिया कि अगर पहला पैरामीटर हो और उसका कोई भी नाम ना हो तो उसे आईडी कंसिडर करो, और ये ऑप्शनल है, आईडी देने की जरूरत नहीं। वरना क्या होता है, आप क्वेश्चन मार्क आईडी इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 लिखते हैं, फिर एंड का साइन डालते हो और इस तरह आगे पैरामीटर्स डालते जाओगे। ये इस तरह हमारे पास राउटिंग कॉन्फ़िग चल रही है। अब ये राउटिंग कॉन्फ़िग आप मल्टीपल बना सकते हो। मैं चाह रहा हूँ कि इस तरह चले, पहले ट्राई करें। अगर कोई मेथड इस तरह ना मिले तो वो दूसरे ऑप्शन पे चले। तो अगर मैं इसी चीज़ को जो है वो रिपीट कर देता हूँ। बस इसमें यहाँ पे अब मैं चेंज कर देता हूँ, पहले तो नाम चेंज कर देते हैं हम इससे कुछ। यहाँ पे दे देते हैं हम एक्शन। एक्शन हम यूज़ करते हैं जब हमें मेथड का नाम देना। तो एमवीसी वाले में तो ये एक्शन वाला यूज़ होता है। अब होगा क्या, जब मैं इसे वेब एपीआई में चलाऊँगा, बिल्ड करूँगा, तो पहले जब कंपाइलर आपका, जब वो कोड कोई भी एक यूआरएल हिट आती है, रिक्वेस्ट आती है, वो इस राउटिंग कॉन्फ़िग से आपके फ़ोल्डर्स में सर्च करने की कोशिश करेगा। तो वो एपीआई में जाएगा, एपीआई में कंट्रोलर में जाएगा, उसके बाद पैरामीटर मैच करेगा, मैच हो जाता है तो वो आपको रिक्वेस्ट रिटर्न कर देगा। अगर नहीं होता तो वो दूसरा ट्राई करेगा। इस तरह आप सीक्वेंशियली जितने देना चाहो दे सकते हो, मगर जितना दोगे वो स्लो होते जाएगा। उसके पहला ट्राई किया, दूसरा ट्राई किया, परफ़ॉर्मेंस एक नुकसान हो रहा है। तो अगर आप चाहो तो अपने जो है वो डिफ़ॉल्ट को चेंज कर दो, मैं उसी को एक्शन कर देता हूँ। तो एक्शन में आपको मेथड का नाम देना होगा। तो कस्टमर स्लैश गेट कस्टमर स्लैश पैरामीटर्स, जो भी है, सही है? तो ये सिंपल सी कॉन्फ़िगरेशन है जो कि आपने चेंज करनी है, राउटिंग कॉन्फ़िग कहते हैं। ये राउट यानी कि आपका जो यूआरएल किस तरह रिक्वेस्ट आएगी, वो किस तरह आपके मेथड्स तक जाएगी। सही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सी चीज़ है। अगर हम यही चीज़ देखें, अगर जो हमारे पास दूसरी वाली राउट कॉन्फ़िग है, वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये दिया हुआ है, वहाँ पे शुरू में एपीआई नहीं दिया हुआ, वहाँ पे कंट्रोलर एक्शन आईडी है, ये आपका एमवीसी वाला कंट्रोलर है, सही है? ये चीज़ हमने वहाँ पे कर दी। इसमें क्या दिया हुआ है, बाय डिफ़ॉल्ट कोई कंट्रोलर नहीं दिया तो होम कंसिडर कर लो, आप ये भी काम करवा सकते हो कि अगर कंट्रोलर नहीं दिया तो उसे ये कंसिडर कर लो, तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स करवा सकते हैं। हमारे लिए इस वक़्त मैटर करता है आपका ये वाला, हम चलेंगे इसी पे। एट द मोमेंट यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, अगर मैं एक और कंट्रोलर दिखा दूँ आपको, जस्ट भी नहीं।
ये हमारा पुराना वाला स्टाइल था। इस पे टॉप पे देखो मैं लिख रहा हूँ कि इससे मेथड सिर्फ और सिर्फ एचटीटीपी पोस्ट पे चलना है। हर मेथड बाय डिफ़ॉल्ट वो गेट कंसिडर करता था, तो अगर मैंने कुछ भी नहीं दिया वो गेट पे चलेगा। अगर मैंने जो है उसे बता दिया पोस्ट पे, तो अब ये रिक्वेस्ट सिर्फ़ और सिर्फ पोस्ट पे चलेगी, गेट पे नहीं चलेगी, ठीक है? अगर पोर्ट पे चलाना है, पोर्ट पे कर दोगे। सिंपल सा यहाँ पे अगर जाओगे आप ब्रैकेट में एक लंबी लिस्ट आ जाएगी आपके पास। ये तो हम जो बात कर रहे थे कि हम 4 की बात करें, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वो ये सबके लिए ऑप्शंस आपको दे रहा है। अब इस चीज़ को चलाते कैसे हैं, टेस्ट कैसे करते हैं? डब्ल्यूसीएफ में जो हम अगर टेस्ट करना होता, अगर एएसएमएक्स की बात करें, एएसएक्स में हमारे पास अच्छा सा जो है वो एक टेस्टिंग टूल खुल जाता था, ब्राउज़र पे टेस्ट कर सकते थे। डब्ल्यूसीएफ में हमें करना पड़ता था, तो हम जो है उसके एक डब्ल्यूसीएफ टेस्ट क्लाइंट खोलते थे, एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन थी, जिसमें हम टेस्टिंग कर सकते थे। यहाँ पे ऐसी कोई कहानी नहीं। यहाँ पे अभी जो तुम लोग देख रहे हो, ये एक पेज बना हुआ है जो इस एग्ज़ाम्पल को यूज़ कर रहा है, सही है? मगर अगर आपने टेस्टिंग करनी है, तो आप या कोई थर्ड पार्टी टूल्स में चले जाओगे। एक अभी मैं आप लोगों को पोस्टमैन दिखा देता हूँ, सिंपल सा है, उसमें हम यही कॉल्स करके देख लेते हैं। अगर यहाँ पे देखो तो ये जो एक पहले क्या हो रहा है, इससे गेट ऑल वाला मेथड है, ये कॉल कर रहा है और उसके बाद हम कुछ पैरामीटर देंगे तो वो सिंपल सा ये काम भी कर देगा। हम इसी को जो है कॉल अपनी चला लेते हैं। अब यहाँ पे देखो मैंने प्रोडक्ट के अंदर कुछ भी पास नहीं किया, तो उसने वो वाला गेट मेथड कॉल किया जिसमें कोई भी पैरामीटर पास नहीं हो रहा था, जो मेरे पास गेट ऑल प्रोडक्ट्स था। अगर मैं इसमें पैरामीटर पास कर देता हूँ, इसके आगे 1 पास करा देता हूँ, तो ये मुझे गेट विद सिंगल पैरामीटर कॉल कर रहा है। इस तरह आप मल्टीपल कॉल करते रहोगे। अगर यहाँ पे देखो, अभी जो है मैंने पोस्टमैन पे रिक्वेस्ट मारी है और आपके पास गेट ऑल वाला मेथड है, गेट विदाउट एनी पैरामीटर। इसने कॉल किया, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जेसॉन में रिस्पॉन्ड कर रहा है। इसके एचटीटीपी हेडर्स में ये जा रहा है कि इसको रिस्पॉन्ड करना है अपने सिर्फ और सिर्फ जेसॉन में, ठीक है? ब्राउजर्स बाय डिफॉल्ट जो है एक्सएमएल में काम कर रहे होते हैं, तो वो आपके पास एक्सएमएल में रिटर्न कर रहा है। हमने कहीं पे भी ऐसा सीरियलाइजेशन या डिसीरियलाइजेशन का काम नहीं किया अपने कोड में। हमने एक कंट्रोलर बनाया है जो कि सिंपल सा डेटा ऑपरेट कर रहा है। इस एग्जाम्पल में एक हार्ड कोडेड डेटा था, 3 पैरामीटर्स थे, डिफॉल्ट यूज हो रहे थे। मोस्टली आपके पास क्या होगा, डेटाबेस से डेटा उठ के आ रहा होगा। अब वो आपके पास डिपेंड करता है कि एप्लीकेशन में रेंडर हो रहा है। अगर मैं इसी के अंदर जाऊँ, यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन होता है हेडर्स के अंदर, कंटेंट टाइप। हमने बात की थी पहले भी कंटेंट टाइप की। वो क्या बताता है कि मुझे रिस्पॉन्स किस टाइप में चाहिए। अब मैंने यहाँ पे जो है एक्सएमएल में बता दिया, तो अगर मैं देखूँ रॉ में इसके पास एक्सएमएल में डेटा आना शुरू हो गया, सही है? तो आप जिस फॉर्मेट में बताओगे, आपकी अगर एपीआई सपोर्ट करती है, वो उस पर रिस्पॉन्ड करना शुरू हो जाएगा, सही है? तो सिंपल सा काम है कि आपने एक ही मेथड, नॉर्मल सी शार्प का मेथड लिख रहे हो, जिसमें आपको कोई कहानी नहीं करनी है। इन दी एंड वो खुद से कन्वर्ट कर रहा है आपकी एप्लीकेशन से। तो इसी वजह से डब्ल्यू ज़्यादा यूज़ की जाती है कि ये मल्टीपल फॉर्मेट्स पे रिस्पॉन्ड कर सकता है, सही है? और मोस्टली हमारे पास वेब बेस्ड काम हो रहा है, तो इसीलिए ये वेब पे चल रहा है, तो एचटीटीपीएस को सपोर्ट कर लेगा, सही है? अब इसमें जो है नुकसान की बात करें, तो ये डेटा जो है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में एम्प्टी यानी कि रीडेबल, ह्यूमन रीडेबल जा रहा है, तो इसका कोई नुकसान है? सिक्योरिटी का मसला है। सिक्योरिटी को हैंडल करने के लिए क्या करेंगे? इनकोड कर देंगे। और कुछ कर सकते हैं? इनकोडिंग के साथ डेटा सिक्योर हो जाएगा, या मसला है? जो वेब एपीआई में डेटा जो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ये आपके पास रेस्ट में, यानी कि इसमें कोई सोप की कहानी नहीं है, तो आपका डेटा का पैकेज कम हो गया, पैकेट्स कम है, बाइट्स कम है, सही है? बाकी ये डेटा प्लेन टेक्स्ट में, तो आप भी पढ़ सकते हो, कोई एप्लीकेशन भी पढ़ सकती है, कोई हैकर भी पढ़ सकता है। अगर आप पब्लिकली ओपन कर रहे हो, तो आप जो है वो शायद ना करो, मगर अगर आपको ऑथेंटिकेशन करना है, एक तरीका होता है कि आप जो है इंक्रिप्ट कर लो, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आपने कहा मैं UTF-8 में इंक्रिप्ट कर देता हूँ। बिलाल ने जो है वो कोई ब्रूट फोर्स लगा के उसने UTF-8 पकड़ लिया, उसने डिक्रिप्ट करना शुरू कर दिया, टोकन वेस्ट हो सकता है। जो भी करोगे वो इसके टॉप पे होगा, सही है? बाय डिफॉल्ट नहीं है, उसका कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज होगा, वो कन्वर्जन का टाइम लेगा, सही है? तो वो एक एडिट जो है वो नुकसान तो एक तरह से आपको ये कह रहा है परफॉर्मेंस पे, मगर आपको डेटा अगर सिक्योरिटी करनी है तो आप जा सकते हो, ठीक है? तो यही काम होता है, आप कभी भी प्लेन टेक्स्ट में डेटा नहीं दिखा रहे होते, अवॉइड कर रहे होते हो, मगर उसके फिर नुकसान भी होंगे। एक्सएमएल तो सबको पता है, ठीक है? आरएसएस फीड इसके लिए होता है कि हम जो है वो कोई बार-बार जो है ना नोटिफिकेशन चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो है वो अपने आउटलुक में कोई भी न्यूज़ चैनल की जो है वो न्यूज़ जैसे आए पॉपुलेट हो जाए, ठीक है?
तो आरएसएस फीड क्या होती थी, एक एक्सएमएल में डेटा बनाता था और वो आपकी हर एप्लीकेशन जो उस पर सब्सक्राइब कर सकते थे कि डेटा आ जाए। तो ये बहुत कॉमन चीज़ है और बहुत पुरानी हो गई है, आहिस्ते-आहिस्ते हम डेप्रिशिएट होते जा रही है। अब हर पाकिस्तानी वेबसाइट में होता था, डॉन पे जाओ, जियो पे जाओ, सब पे ये होता था, ठीक है? कि आप जो है वो डेटा को आरएसएस फीड के अपने पास सब्सक्राइब कर सकते थे। पाकिस्तान की हर वेबसाइट में जो है वो आरएसएस फीड का फॉर्मेट अलग होता था, कोई प्रॉपर एक्सएमएल नहीं होता था। हमारे पास एक जो है वो बिल्ट इन कीवर्ड एग्जिस्ट करता है, जो कि आरएसएस फीड के लिए होता है, उससे पार्स कर सकता है, ठीक है? वो हर नॉन पाकिस्तानी वेबसाइट पे चल जाएगा, पाकिस्तानी वेबसाइट पे चलने से वो मसला कर जाता है, उसके कुछ अपनी तरफ से कीज़ इंट्रोड्यूस कराई होती है, तो ये मसले रहते हैं। उसके अलावा एक बैंक का शायद बताया था, बैंक के वेबसाइट ने वो लोग ने अपग्रेड किया, पुराने जो है वो 1.0 से जो है वो कोई नई एप्लीकेशन एक नए बायर से ख़रीदा। उन्होंने क्या किया काम, जो है वो जिससे भी थर्ड पार्टी से बनवाया था, इन हाउस भी काम किया। उन्होंने कहा फर्स्ट रमज़ान को हमने लॉन्च करना है, ठीक, 2-3 साल पहले। अब वो लॉन्च कर रहे थे, सारे यूज़र को माइग्रेट किया नहीं था, वो लॉन्च हो नहीं सका। हुआ ये है कि सिस्टम डाउन हो गया। अब उस सिस्टम डाउन के बीच में जितने लोगों ने ट्राई किया उनके अकाउंट लॉक हो गए या ट्रांसफ़र नहीं हो सके, बाकी सबके हो गए। ठीक। अच्छा हुआ उसके पे जाओ राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करो तो आपको नज़र आएगा फेसबुक की एपीआई यूज़ हो रही है बैंक की वेबसाइट पे, ठीक? और ऐसी बहुत सारी एपीआईज़ यूज़ हो रही हैं। तो वो सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा ब्रीच होता है।